नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में विदेशी यात्रा से मिलने वाली जानकारी। पार्ट 1 में जो है हमने जो है अरबी लेखक के बारे में जानकारी यूनानी लेखक के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा किया था। और इस वीडियो में जो है हम लोग चीनी लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? चीनी लेखक के बारे में। यह जो है वीडियो पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 वीडियो होगा। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, इसमें जो है अध्ययन जो करने वाले हैं विदेशी यात्री से मिलने वाली जानकारी। हम जो है इतिहास जो पढ़ते हैं वह 4 स्रोतों से जानकारी जो है जुटाने का प्रयास करते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ से, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण से। उस जो विदेशी यात्रियों का विवरण का अर्थ हुआ कि उन्होंने विदेशी लोग जो घूमने के लिए आए थे, है ना, लेखक थे, विद्वान थे, जो भी थे, फिर भारत में आकर क्या देखा, क्या सुना, उन्होंने भारत की समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या देखा, उसी के बारे में जो है हम लोग जानकारी जो उन्होंने जो पुस्तक जो लिखा है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन अ, करते हैं। और तीसरा जो है ना, पुरातत्व संबंधी चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जो जो जानकारी जो जुटाया जाता है उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। जिससे हो गया हड़प्पा का संस्कृति के बारे में, है ना, वो उसी उसी प्रकार खोद करके उसी प्रकार का जानकारी जुटाते हैं। और इस वीडियो में जो है हम लोग विदेशी यात्रा से मिलने वाली जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहला जो है चीनी लेखक और नेक्स्ट वीडियो जो है अरबी लेखक के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है चीनी लेखक के बारे में, चीनी लेखक जो है चीन से कौन-कौन सा ये विद्वान जो है, कौन-कौन से यात्री जो है भारत में घूमने के लिए आया और उन्होंने भारत में आकर क्या-क्या देखा उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक पहला नाम आता है फायान, तीसरा नाम आता है फायान, फिर दूसरा आता है संयुगन है, तीसरा है वेनसन और चौथा जो है इतिसन का नाम आता है। फायान, फायान जो है चीनी यात्री चीनी जो यात्री थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना। गुप्त जो साम्राज्य था, वो गुप्त जो एम्पायर था, उसके जो है शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त एम्पायर के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यह जो बहुत बड़ा एकदम एम्पायर था भारत में, गुप्त एम्पायर के बारे में इतिहास में इसका जो है जानकारी जो मिलता है, जुटाया जाता है इतिहास को पढ़ने में। क्वेश्चन भी बार हो रहा था। जो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त ये जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। किसके साम्राज्य से? गुप्त साम्राज्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य। ये जो ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ये जो भारत के उसी के दरबार में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। प्रथम भी थे, ये द्वितीय द्वितीय है। सबसे शक्तिशाली राजा होता है गुप्ता एम्पायर में, है ना। और उसी के बारे में ये विवरण मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलता है। आया था इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताता है। ये जो है मध्य प्रदेश की समाज के साथ संस्कृति था, है ना। भारत का जो आधुनिक रूप से जो मध्य प्रदेश समाज एमपी जो है उसी के बारे में बताने का प्रयास करता है। कौन? आया। इसने मध्य प्रदेश की समाज जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया? सुखी एवं समृद्ध बताया। ये जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा, भ्रमण किया। कितने? 14 वर्षों तक। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो भारत में कितने वर्षों तक भारत में रहा या भ्रमण किया, या जो 14 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। दूसरा यात्री है संयोगन। क्या है? संयोगन। यह जो 518 ईस्वी में आता है। कब आता है? 518 ईस्वी में भारत में आता है। तो यह जो 3 वर्षों तक भारत में यात्रा किया था। कितने? 3 वर्षों तक भारत में आकर के यात्रा करता है, देखता है जो भारत की कला की, संस्कृति के, भारत के बारे में अध्ययन जुटाने का प्रयास करता है, संस्कृति के बारे में। ये जब बौद्ध धर्म की, है ना, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की थी। ये जो अपनी यात्रा के दौरान में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी जुटाने के लिए आता है। कौन आता है? संयुगन। कब आता है? 518 ईस्वी में आता है। कब आता है? 518 ईस्वी में। कितने वर्षों तक भारत में यात्रा किया था? 3 वर्षों तक। मोटामोटी 3 वर्षों तक, है ना। किसके लिए आया था? तो बौद्ध धर्म की जानकारियां जुटाने के लिए आया था। तीसरा आता है वेनसांग। कौन आता है? वेनसांग। यह जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना। लास्ट वाला जो हिंदू शासक जो बचता है यह हर्षवर्धन ही होता है। कौन होता है? हर्षवर्धन, जो कि शक्तिशाली अवस्था में होता है। ये जो है इसी के शासनकाल में आया था वेनसांग।
कल भारत आता है 629 ईस्वी में भारत आता है ना? 629 ईस्वी से वह जो सर्वप्रथम भारतीय राज्य भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है। क्या है? भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है कब? 629 ईस्वी में जो है चीन से वो रवाना होता है भारतवर्ष के लिए, है ना? यात्रा करने के लिए 629 ईस्वी में। और जो है सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुँचता है। कहाँ पड़ता है? कपिसा पहुँचता है, जो यात्रा के दौरान जो है सर्वप्रथम 1 वर्ष की यात्रा के बाद, कितने? 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो है वह भारतीय राज्य कपिसा, ये कपिसा कहाँ पड़ता है? ये जो आधुनिक रूप में अफ़गानिस्तान देश जो है उसी में पड़ता है कपिसा। अफ़गानिस्तान उसमें भारत का जो हिस्सा हुआ करता था, इसलिए। भारत में 15 वर्षों तक था, 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। क्या हो गया? चीन लौट गया। ये जो है भारत में 15 वर्षों तक ठहरता है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक ठहरता है और 645 ईस्वी में पुनः वह जो है चीन लौट जाता है, पेंशन, है ना? यह इसको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। बोला जाता है कि किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो पेंशन को। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ये जो है नालंदा विद्यालय में जो है अध्ययन करने के लिए आया था और वहीं से जो है बौद्ध धर्म की जानकारी जुटा करके जानकारी जुटाने के लिए आया था, वहीं से वो उसी के बारे में आता है। भारत के बौद्ध धर्म की जानकारी जुटाने के लिए जो आता है, मुख्य रूप से एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, इन्होंने जो पुस्तक लिखा है, सियुकी नाम से पुस्तक लिखा है। क्या नाम लिखा है? सियुकी नाम का पुस्तक लिखा है। सियुकी पूछा जाता है कि सियुकी जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो वैनसांग के द्वारा लिखा गया नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो है 138 सियुकी में जो है 138 देशों का जो है विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने? 138, है ना? 138, या अभी तो 2-3 लोग देश घूम नहीं पाते हैं। ये जो है 138 देश घूम जाते हैं। कितने? 138 देश घूम गए थे, है ना? इसने हर्षकालीन समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है ना? आज के समय में कैसा राजनीतिक व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, है ना? धार्मिक धार्मिक व्यवस्था कैसा था, इस उसके बारे में चर्चा करता है। यह इसमें अपनी पुस्तक सीयूकी में चर्चा करता है। और इसका पुस्तक में 180 देशों का विवरण मिलता है। इसने सिंध इसने इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। क्या था? शूद्र था। इन शूद्रों का भी स्थिति उस समय ठीक हुआ करता था कि हमारे समाज जो था, हमारे समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना? और जो निम्न स्तर का जो जाति होता है, वर्ण होता है, जो शूद्र को कहा गया, शूद्र का, उसमें शूद्र का भी वर्णन किया गया है ना इस पुस्तक में। सिंध का जो राजा था, शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ जो है सूर्य सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। इन्होंने जो है बुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ जो है सूर्य, जो हिंदू देवी देवता, जो हिंदू जो देवता होता है, मुख्य देवता होता है, सूर्य देवता, जिसके रूप में छठ पूजा जो मनाया जाता है, सूर्य देवता को समर्पित है। और शिव की भी प्रतिमा, शिव का भी प्रतिमा का भी पूजन करता है। शिव का भी एक पूजा करता है, जो कि त्रिदेव में से एक है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें से जो एक है शिव जी। इसका भी पूजा करता है कौन? वेनसा। क्या है? ये यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। और वेनसांग अध्ययन के समय जो है, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो था, आचार्य शैलभद्र थे। क्या थे? आचार्य शैलभद्र। जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें जो कुलपति थे, अर्थात प्रिंसिपल जो थे, प्रिंसिपल जो आचार्य शैलभद्र थे, कौन थे? आचार्य शैलभद्र, है ना? जिसे हेडमास्टर भी कहा जाता है। हेडमास्टर आचार्य शैलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शैलभद्र। बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है लास्ट में जो आता है बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया जाता है ना? इसके इसी से जो प्रभावित होकर इसके ज्ञान को देख करके जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में आग लगा दिया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। खिलजी बस पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। शताब्दी के अंत में भारत में आया था। कितने? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। जब 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम का आगमन हो गया था भारत में, उसी समय जो इसका अंत में आता है कौन? इतिसंघ 7वीं शताब्दी के अंत में आता है ना? 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम का आगमन हो जाता है भारत में।
इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी अ, जानकारी देता है। इसने अब अपने विवरण में पुस्तक में लिखा है उसी के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है, यह जो है बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। क्या पड़ता है? यह जो है भागलपुर जिला पड़ता है, भागलपुर जिला, भागलपुर जिला, बिहार के भागलपुर जिला में जो है यह पड़ता है, विक्रमशिला, नालंदा जिला में। और जो नेक्स्ट जो है वीडियो जो है हम लोग हम जो है अरबी लेखक के बारे में जानकारी जुटाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी के बारे में मुख्य रूप से इब्न बतूता के बारे में। ये जो है अरबी लेखक थे जो कि मोहम्मद बिन गजनी के साथ जो है भारत में आता है अलबरूनी। इब्न बतूता के बारे में जानकारी जुटाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।